हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यानी रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर का नाम है अभिक्रिया की कोटि। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आप लोगों को कि अभिक्रिया की कोटि रासायनिक बलगतिकी का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है। ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर ये खत्म होगा, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि पूरे केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जान है इसका। आइए जानते हैं क्या है अभिक्रिया की कोटि। डिफिनेशन तो इतना समझ लीजिए, अभी आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे रेट लॉ, दर का नियम। तो दर के नियम का जो व्यंजक है, व्यंजक लिखे था दर का नियम, जिसे मैं आपको फिर समझा दूं। दर के नियम का जो व्यंजक है, हम लोग वहां माना था ना कि माना कि एक अभिक्रिया XA प्लस YB MC प्लस ND, जहां X और Y अभिकारक की मोलों की संख्या, M और N प्रतिफल के मोलों की संख्या। तो यहां हम लोग पढ़े थे दर के नियम से। दर के नियम से क्या है आप लेंगे, R सीधा समानुपाती है E कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो हम यहाँ पे R इज इक्वल टू समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो इसे कहते हैं दर के नियम का व्यंजक। ये है व्यंजक, ठीक है। तो दर के नियम का व्यंजक इसमें दिख रहा है कि अभिक्रिया के दर के नियम के व्यंजक में जो अभिकारक के सांद्रण हैं, इनके घात देख रहे हैं, घातों को अगर जोड़ दें X और Y को, तो यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी अभिक्रिया की कोटि अगर आपको निकालनी है तो अभिक्रिया की कोटि, एक मिनट, अभिक्रिया की कोटि अगर बाबू निकालनी है आपको, तो क्या होगा, X प्लस Y होगा। मतलब ये जो घात देख रहे हो, इसको जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा। इसीलिए दर का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में दर का नियम कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग डिफिनेशन पे आइए, डिफिनेशन को समझिए। कहता है किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण, वेग समीकरण ये हो गया, के व्यंजक, व्यंजक पूरा आ गया यहाँ पे, अभिक्रिया के वेग समीकरण के व्यंजक में सभी सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बताया गया है कि किसी अभिक्रिया को लेंगे और उसके दर के नियम के व्यंजक प्राप्त करेंगे। इस व्यंजक में जो ये अभिकारक का जो सांद्रण होंगे, इनके घातों के पदों को जब जोड़ेंगे तो हमें अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में, क्या है अभिक्रिया की कोटि, ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लोगे, राइट। एक बात यहाँ जानना है, ये इतना आसान नहीं है बाबू, नहीं है जितना आसान आपको ये दिख रहा है। अगर ये इतना आसान रहता तो काइनेटिक चैप्टर टोटल इसी पर आधारित नहीं रहता। टोटल काइनेटिक चैप्टर इसी पर आधारित है। तो मैंने जितना आसानी से आपको यह X और Y दिखाया यहाँ पे, आप तो ये सोचोगे सर मोलों की संख्या ही तो रखनी है, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट मोलों की संख्या जोड़ दें। यहाँ पे X और Y जोड़ रहे हैं ना, X और Y, तो आप ये सोचोगे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी किसी अभिक्रिया को देखकर और उसकी कोटि नहीं बताओगे। ये दिमाग से पहले तो निकाल ही दो तुम अभी कि सर हम अभिक्रिया देखेंगे और उसकी कोटि बता देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी गलती मत करना। सपने में भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये तभी निकलता है जब एक्सपेरिमेंटल लैब
प्रयोगशाला में, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये व्यंजक प्राप्त होती है। और ये व्यंजक पे पावर क्या है, ये इसके बराबर भी हो सकते हैं और इसके भिन्न भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। तो आप लोग पहले तो ये कसम खाओ कि मैं कभी भी किसी अभिक्रिया को देखकर कोटि नहीं लिखूंगा। अगर हमें कोई अभिक्रिया याद है, उसकी कोटि याद है तो हम लिखेंगे, चलेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे जब तक कि हमें उसका व्यंजक नहीं प्राप्त हो। या तो व्यंजक को हम न्यूमेरिकली ज्ञात करते हैं, है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गणना से प्राप्त करते हैं, या दिया गया होता है। अगर ये दिया गया हो तो हम x + y करेंगे, आसान है हमारे लिए। नहीं तो हम तो भाई कसम खाते हैं कि ये नहीं करने वाले हैं। हो गया, कसम खा लिए ना। चलिए अब आगे दिखाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो शायद आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के पहले मैं इसको कैसे व्यक्त करते हैं कोटि को, थोड़ा ये भी देख लीजिए। और व्यक्त के पहले एक और चीज देख लीजिए कि क्या कोटि भी 3 से अधिक होती है, क्या कोटि क्या क्या हो सकता है, थोड़ा ये देखेंगे तो शायद मेरे बातों पे थोड़ी सी विश्वास तो जरूर हो जाएगी। आइए जानते हैं। फर्स्ट नंबर में पहला बात ये कहता है ये कि ये भी जो है ना, कभी भी बात समझिएगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब सरल अभिक्रिया में ही ज्यादातर होते हैं और स्लो स्टेप में होता है। मतलब कि कोटि, अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि को मंद अभिक्रिया के पदों से ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स भी अभिक्रिया हो तो उसमें कई स्टेप होते हैं ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो उन तीनों स्टेप में से कोई भी तो एक स्टेप होगा जो मंद होगा, और उस मंद स्टेप में से हम तय करेंगे कि इसकी कोटि क्या होगी। ऐसे नहीं तय करते हैं, बहुत समझने वाली बात है बाबू। सेकंड देखिए, सेकंड ये कहता है कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि 0, समझ में आ रहा है? 0, 0, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 3 से अधिक भी होने की संभावना, लेकिन 3 से अधिक ऐसा नहीं देखते देखते लिख देंगे, नहीं। 3 से अधिक तो होने में बहुत ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 से अधिक तभी होता है जब पूरी कॉम्प्लेक्स होती है रिएक्शन, और रेयरली पाई जाती, बहुत मतलब ज्यादातर तो 1, 2, 3 में खत्म हो जाता है। लेकिन बात है कि 0 भी होता है। 0 आप देखिए, 0 में ही दिमाग खराब होगा। ये 0 होगा कभी नहीं होगा, इसलिए ये प्रयोगशाला में ही गणना की जाएगी। आगे देखिए, 0 हो गया, 1, 2, 3 या 3 से भी अधिक होंगे। और जान लीजिए, और ये तथा ये फ्रैक्शन भी होगा, मतलब कि ये भिन्न में भी आएगा, भिन्न में भी होता है। यही सारी बातों को जानना पड़ेगा कि कोटि क्या है। इतना आसान नहीं है कोटि। चलिए और इनको जानते हैं करीब से, कोटि को और करीब जानते हैं। कोटि नमन करते हैं इनको, कोटि नमन है। आइए कोटि जानते हैं, कोटि को एक्सप्रेस करते हैं। आइए देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि का, अभिक्रिया की कोटि का एक्सप्रेशन, मतलब कि उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे ना, अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करना। कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपका ये व्यंजक, दर का व्यंजक, दर का
व्यंजक, और ये हो गया अभिक्रिया की कोटि। चलिए, दर का व्यंजक अगर R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 लगा दें तो ये कहलाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A लगा दें तो यहां पावर 1 है, पावर 1 है ना, तो यहां पे हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B लगा दें तो पावर 1 2 होता है, तो ये कहलाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 हो जाए और कंसंट्रेशन ऑफ B लिख दें यहाँ पे, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आई बात समझ में? आसान है ना, बहुत आसान है। अब हम लोग एक एक करके इसका एग्जाम्पल जानते हैं। क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और साथ में भिन्न भी कैसे आता है, इस सबको जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की तरफ। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, कब होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें फर्स्ट नंबर चलेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया की तरफ। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसका रेट मतलब दर उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि दर निर्भर नहीं होगा तभी तो पावर 0 जाएगा। और इसको हम लोग कैसे व्यंजक में लिखते हैं? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 0 लिखेंगे, ये लिखना है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कैसे पहचानेंगे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके पहचानने के लिए दो मैं तुम लोगों को तरीका बताता हूं। पहला तरीका है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया जो फोटोकेमिकल हो, प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया, प्रकाश पे आधारित हो, है ना, विकिरण पे आधारित हो, इसको हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया पे अगर हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि ये किसके प्रेजेंस में होता है। यहाँ प्रकाश के रूप में क्या लेते हैं, HNu लेंगे या अल्ट्रा वायलेट लेंगे। मतलब ये अल्ट्रा वायलेट समझ रहे हैं, पारा बैंगनी, और HNu समझ रहे हैं इक्वल टू HNu। तो ये आधार पर इनके उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया होती है, मान लो H2 प्लस Cl2 बनाता है, ये जो अगर यहाँ पे इन HNu और अल्ट्रावायलेट नहीं लेते हैं तो ये अभिक्रिया ही नहीं होती है, और जैसे ही हम HNu लेते हैं तो ये अभिक्रिया 2HCl बन जाता है। तो ये अभिक्रिया जो होगी इसका रेट जो लिखेंगे K कंसंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 का पावर 0, यानी कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और दिखाते हैं CH4 प्लस Cl2 HNu के प्रेजेंस में ये CCl4 प्लस HCl बनाता है, ये यहाँ पे 4 मोल और ये यहाँ पे 4 मोल हो जाता है। लेकिन ये 4 और 1 5 तो दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली रेट जब एक्सप्रेस्ड करोगे, एक्सपेरिमेंटली डाटा में जाओगे तो ये पावर 0 हो जाएगा और Cl2 का कंसंट्रेशन का पावर भी 0 हो जाएगा। निश्चित तौर पे कभी भी शून्य होता है। सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर किसी अभिक्रिया में पावर अगर रेट मतलब रिएक्शन तो होते समय में उपस्थिति अगर दिखाए HNu या अल्ट्रावायलेट का, माने आप ये क्लियर हो जाओ कि ये प्रकाश संश्लेषित अभिक्रिया है, प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो निश्चित तौर पे आप इसको
ये पावर शून्य लगा दो, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, सेकंड में हम लोग चलेंगे फोटोकेमिकल के बाद। एक और है इसका विसमांगी विखंडन अभिक्रिया। विसमांगी विखंडन अभिक्रिया क्या है? तो विसमांगी विखंडन अभिक्रिया यानी कि समान भागों में नहीं टूटना, और ये तभी पर पॉसिबल होता है जब ये किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो। ये अभिक्रिया उत्प्रेरक के उपस्थिति में हो। इस बात को पहले समझिएगा, विसमांगी विखंडन अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी तभी जाकर होगा। तो ऐसी अभिक्रिया में मैं एक दिखाता हूं आपको कि जब NH3 को हम लोग लेते हैं और इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है N2 प्लस H2, और ये 3 मोल लेते हैं, 3 मोल H2 टूटता है, यहाँ पे 3 मोल H2 लेते हैं। और ये टूटने की प्रक्रिया तब होती है जब ये आयरन और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट के उपस्थिति में होती है, यानी कि आयरन और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट लेंगे तब ये प्रक्रिया होगी, और यहाँ पे हमको 2 मोल लेना होता है। तो आपको ये देखने में लगेगा कि ये 2 मतलब इसकी आणविकता तो 2 होगी, वो बात तो अलग है, लेकिन ये लगेगा आपको देखने में कि इसकी जो कोटि है वो भी 2 ही होगी, लेकिन नहीं, इसका कोटि जो है वो आपका शून्य कोटि होगा। NH3 का पावर 0 लिखेंगे, यानी कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। इस बात को समझिएगा, 2 प्रकार के मैंने अभिक्रिया बताया, तीसरा कोई नहीं होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को पहचान करने की तरीका, आप कहीं देखोगे तो या तो आपको HNu अल्ट्रावायलेट देखना होगा उसके ऊपर में, दूसरा कि या तो वो टूट रहा है ना, टूट रहा है तो ऐसा नहीं कि बराबर भागों में टूटे, ये 1 मोल तो ये 3 मोल है, देख रहे हो, 3 मोल 1 मोल। विसमांगी टूटा है, समांगी जब होता है कि 2 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल है ना, 3 मोल 3 मोल, तो समान भागों में होता है। ये विसमांगी और साथ में कोई कैटालिस्ट हो, जबरदस्त कैटालिस्ट होनी चाहिए, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और उसको जानेंगे क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, मिटाएं इसको। ओके, तो अब जानते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो सेकंड नंबर में हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि सेकंड नंबर हम लोगों का है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, इसका रेट के कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि इसका रेट जो है, दर जो है सांद्रण पर डिपेंड करता है, उसके एक सांद्रण पर डिपेंड करता है ना, एक ही ना है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देख, तो मैं लिख रहा हूं, अगर ये याद है तब भी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कंफर्म लिखना। जो आपको रिएक्शन मैं नहीं बता रहा हूं या हम नहीं लिख रहे हैं या किताबों में कहीं नहीं मिला आपको कभी, तो कभी भी अपने दिमाग से मत लगाओ कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। PCl5 को तोड़ते हैं तो PCl3 प्लस Cl2, देखो ये समान भागों टूटा है, 1 मोल 1 मोल, ये भी 1 मोल है, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट भी नहीं है, ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होगा। ठीक है, इसका पावर 1 है, ये प्रथम कोटि में जाएगा। और दिखाते हैं H2O2 पढ़े थे अभी, H2O प्लस O2 2 मोल लेते थे, लेकिन ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जाएगा। देखने में तो लग रहा है कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, लेकिन इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, बता चुके हैं उसमें आणविकता में आप लोगों को कि H2O और यहाँ पे O2 हाफ O2 कर सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 1। एक और दिखाते हैं, NH4NO2 को तोड़ते हैं, डिकम्पोज रिएक्शन अगर है, बड़ी आसानी से प्रथम कोटि होती है, अगर मोल उसका लगभग बराबर हो या कैटालिस्ट नहीं हो तो वो प्रथम कोटि में आता है, आसानी से आता है। इसको तोड़ेंगे तो N2 प्लस H2O में टूटेगा और यहाँ पे ये आपका 2 मोल हो जाएगा।
ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2 का पावर 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जाएगा। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको मैं और इसमें हो गया, रहने देते हैं, सेकंड ऑर्डर में देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सिंपल रिएक्शन दिखा रहा हूं, मैं एक लेक्चर आपको और बताऊंगा कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया कैसे निकलता है, उसको मैं बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या आएगा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में मैं यहां बता रहा हूं आपको, H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बनाते हैं, तो इसका रेट K कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये द्वितीय कोटि के हैं। एक शून्य कोटि में बताए थे हम H2 प्लस Cl2 होते हैं HNO के प्रेजेंस में। कोल्डन हाइड्रोजन से तभी रिएक्शन करता है जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है, नहीं तो डार्क में ऐसे करके नहीं करता, अंधेरा में नहीं करता। तो इसको सनलाइट चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे सनलाइट नहीं चाहिए। आयोडीन मोर रिएक्टिव है, इसके रिएक्टिविटी के अधिक होने के कारण ये अभिक्रिया कर लेता है आसानी से, इसलिए इसकी कोटि आसानी से क्लियर हो जाती है 112, है ना। इसके बाद से मैं एक और दिखाता हूं आपको कि NO2 को आप तोड़ोगे तो NO प्लस O2 में टूटेगा, बैलेंस करोगे 2NO और O2 यानी कि 2NO2, ठीक है, बैलेंस्ड है। इसका भी रेट निकालोगे तो K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2 यानी कि ये भी आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। फोर्थ में चलते हैं हम लोग, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। 2NO, ठीक है, प्लस O2 बनाएगा क्या? NO2, बैलेंस करोगे तो 2NO2 बैलेंस है। अब यहाँ पे 2 1 3 है, तो यहाँ पे रेट K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ O2, 2 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। तृतीय कोटि में एक और दिखाते हैं आपको, 2NO प्लस Cl2 मिल के बनाता है ये NOCl, दोनों बैलेंस्ड है। तो इसका भी रेट K कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इस तरह से इसका भी पावर 2 1 3 ऐड करेंगे, तृतीय कोटि में चला जाएगा। अब दिखाते हैं आपको फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो चौथा नंबर में देखेंगे हम लोग भिन्न, है ना, भिन्न कोटि की अभिक्रिया। भिन्न कोटि की अभिक्रिया, इसमें मैं एक दिखाऊंगा आपको, ये CH3CHO मतलब कि एस्टल्डिहाइड टूटता है, बनाता CH4 प्लस CO, CH4 प्लस CO बैलेंस्ड है। और यहाँ पे R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO पावर 3/2। मैंने कहा था ना कि ये आप देख कर नहीं कहोगे, मैं जो रिएक्शन लिख रहा हूं उसी को आप मानोगे कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं डिसाइड करोगे कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। जैसे देखो यहाँ पे तुम डिसाइड करोगे, अगर अपने अनुसार मेरा बात नहीं मानते हो तो क्या लिखोगे? 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन होगा क्या? डेढ़ ऑर्डर होगा, 1/5 1.5 डेढ़ ऑर्डर रिएक्शन होगा। यानी इसका ऑर्डर, इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि 1.5 होगी बाबू, इस बात को समझिएगा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, कभी भी अभिक्रिया की कोटि को, है ना, अभिक्रिया की कोटि को अपने दिमाग से मत लिखना। ये दिया जाएगा, व्यंजक दिया रहेगा दर के नियम का, लिखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। और देखो मैंने एक दिखाया आपको HCl, जो किसमें था? शून्य कोटि की अभिक्रिया में, HCl का फॉर्मेशन H2 प्लस Cl2। एक मैंने दिखाया आपको HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, H2 प्लस I2, जो कि द्वितीय कोटि में था। एक मैं दिखा रहा हूं फ्रैक्शनल ऑर्डर में H2 प्लस Br2, है सब H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Br2, H2 प्लस I2, लेकिन सबका देखिए अलग अलग हो गया। ये तब पता चलता है जब एक्सपेरिमेंटली, या हमें याद है
है ना, ये हम प्रयोगशाला में इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें याद है। तो इसका रेट लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के पावर 1/2। तो Br2 के पावर यहाँ पे 1/2 होता है। आप जोड़ोगे इसका ऑर्डर कितना होगा, इसकी कोटि निकालोगे कितना आएगा, 1 प्लस 0.5 हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका 1.5 ऑर्डर इसका हो जाएगा। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं, इस बात को समझिएगा। थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं यहाँ पे अब यूनिट्स का भी, है ना। तो आइए यूनिट्स की चर्चा मैं करता हूं। किसकी यूनिट्स कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, है ना। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आते हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, फ्रैक्शन कोटि, बहुत आते हैं। सबका इसके कोटि के दर स्थिरांक, कोटि के दर स्थिरांक के का क्या होगा। सबसे पहले हम इकाई की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स का बात करते हैं अगर हम, तो इस इकाई में हम लोग बात करेंगे पहले, इस इकाई में पहले बात करते हैं हम लोग दर का, मतलब रेट का। रेट यानी कि बेग का बात करते हैं। बेग कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है, ये तो जानते हैं, यानी कि मोल पर लीटर बाय सेकंड, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड, ये बेग की इकाई होती है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हमें यहां पे ये जानना है कि दर स्थिरांक की इकाई, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि की दर स्थिरांक की इकाई। तो चूंकि R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, मान सकते हैं ना भाई, n0 तो 0 ऑर्डर, n1 तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 तो सेकंड ऑर्डर, तो n इज इक्वल टू क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। चलिए क्लियर है बात, यानी कि n के जगह पर 0 1 2 3 सब रखा जाएगा। क्लियर है ना यहां तक। चलिए अब दिखाते हैं कैसे ये हम रखते हैं और कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि इसको k इज इक्वल टू, चूंकि इसी k का निकालना है कांस्टेंट, तो r बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ e टू द पावर n। चलिए r की इकाई क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट्टा कंसंट्रेशन की इकाई क्या हो गई, मोल पर लीटर का पावर क्या है n, और इसकी पावर क्या है 1। अरे यहाँ पे मैंने रखा था तो मोल पर लीटर की पावर 1 ही काउंट करेंगे ना, तो क्या आएगा फाइनली, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n, ये ऊपर जाएगा तो, और पर सेकेंड, ये आया रेट कांस्टेंट की इकाई। अब आप किसी भी ये ऑर्डर के रिएक्शन का, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये इकाई क्लियर कर सकते हो। मान लो तुम्हें कि फर्स्ट में हमें निकालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर 0, दैट मीन्स ये हम निकाल रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्या होगा बाबू, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड। अरे n के जगह पर 0 रखेंगे ना, फाइनली क्या आया, k बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई आ गई, ठीक है, नोट कर लिया ना, मिटाए ना सर उधर, ओके। चलिए अब देखते हैं आप लोगों को कि अगर हम यहाँ पे प्रथम कोटि के लेते हैं तो क्या होता है ना, सेकंड नंबर में लेते हैं हम यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब कि n इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो n बराबर 1 रखना है, ध्यान रखेंगे। आइए, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 पर सेकेंड, है ना। तो 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 0, तो ये 0 हुआ पावर में, तो ये 1 हो गया, यूनिट लेस हो गया, यानी कि ये बच गया सिर्फ,
तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की के की यूनिट क्या होगी, सिर्फ पर सेकंड। समझ आ गया बात। द्वितीय कोटि निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 यानी कितना आएगा -1। तो -1 होगा तो क्या आएगा, n बराबर 2 द्वितीय कोटि। निकालिए, k बराबर मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 2 पर सेकंड। क्या आएगा बाबू, मोल पर लीटर का पावर -1 पर सेकंड आया। पूरा सॉल्व करते हैं। तो पर लीटर को लीटर में लिखेंगे, मोल को यहां पर मोल करेंगे और पर सेकंड करेंगे। आई बात समझ में कुछ। अगर इसको हम मतलब ये कंसंट्रेशन के टर्म में निकाले थे, प्रेशर के टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, इकाई को प्रेशर के टर्म में लेते हैं। चलिए, प्रेशर के टर्म में क्या हो सकता है, राइट। तो हम इसको लेते हैं अब दाब के पदों में के की इकाई, दाब के पदों में। तो R इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ना होकर प्रेशर हो जाएगा, के पावर n हो जाएगा, n होगा। अरे जहां R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर n लिखते थे, अब प्रेशर हो जाएगा, कंसंट्रेशन सांद्रण या प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर लिए, राइट। तो K इज इक्वल टू R बाई P के पावर n। अब रेट भी कंसंट्रेशन लेकर प्रेशर बाई टाइम लेंगे। प्रेशर का यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ATM, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ATM पर सेकंड। ये मैं रेट का बताया प्रेशर के टर्म में। तो यहाँ पे रेट को लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, ATM पर सेकंड बट्टा ATM का पावर n। पावर n ऊपर जाकर कटेगा, ATM का पावर 1 माइनस n हो गया पर सेकंड। बोलिए अब निकालेंगे यहां से। तो मैं ऐसा करता हूं कि हो जाएगा n का पावर, n के जगह पर 0 रखोगे पर शून्य कोटि के लिए, तो 1 यानी ATM पर सेकंड। 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो वहां भी पर सेकंड आएगा। 2 रखोगे तो पर ATM पर सेकंड आ जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, फ्रैक्शन कोटि यानी कि भिन्न कोटि का एग्जाम्पल, कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है और उनके एग्जाम्पल। बस अभी तो आप इसमें बहुत कुछ जानते हो, यूं कहूं तो ये सब टेलर है, फिल्म तो बाकी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स ऑल।